you all. I am here to teach you science of class 10th. And now I am going to start chapter 1. Chapter 1 के पहले आपको एक स्लोगन दिया है, that is facts are not science as the dictionary is not literature. जिस तरह से हम एक डिक्शनरी को complete literature नहीं कह सकते, उसी तरह से all facts are not science. We cannot say that all facts are science, but the facts that are scientifically proven are part of science. So now I am going to start chapter 1, that is chemical reactions and equation. You don't know the meaning of chemical reaction, but you know the meaning of chemical change. आपने previous classes में changes पढ़े हैं. There are two types of changes, that are physical change and chemical change. Physical change कब होता है? जब कोई substance अपनी position change करता है और फिर वो वापस से reverse order में अपनी first position को वापस gain कर लेता है. दैट मीन्स जब कोई भी चेंज रिवर्सिबल होता है तब वो फिजिकल चेंज होता है, बट केमिकल चेंज में जब कोई सब्सटेंस अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाता है तो फिर वो कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन गेन नहीं कर सकता. दैट मीन्स केमिकल चेंज नॉन रिवर्सिबल होता है. तो केमिकल चेंज के लिए जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर होती है उस टाइम कोई सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है. So here we are going to discuss about some chemical changes. Consider the following situation of daily life and think what happens when. First situation is milk is left at room temperature during summers. गर्मी में आप मिल्क का पॉट बाहर रख के भूल गए, उसको फ्रिज में रखना भूल गए आप, तो क्या होगा, वो दूध फट जाता है. अब जब वो दूध फट गया है, ख़राब हो गया है, वो यूज़ के लायक नहीं बचा है, तब हम क्या करते हैं, उसका या तो हम कर्ड बना देते हैं या फिर पनीर बना देते हैं या कोई और चीज़ में हम उसे यूज़ कर लेते हैं. या फिर वो बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो चुका है तो हमें उसे फेंकना पड़ता है, बट हम उससे वापस मिल्क कभी गेन नहीं कर सकते. So this is a chemical change. Next thing, an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. जब भी कोई आयरन का मटेरियल बाहर रखा होता है, गीले में रखा होता है, तब क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है रेड कलर की, उसके ऊपर जंग आ जाती है. So this is a chemical change in iron. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते हैं बाहर खुले में रखे हुए. नेक्स्ट थिंग, फूड इज कुक्ड. अब हमने खाना बना लिया है तो हम खाना बने हुए खाने से वापस से दाल चावल अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. नेक्स्ट थिंग, फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी. फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया है. अब हमने खाना तो खा लिया है, अब हम वापस से खाना हमारी बॉडी में गेन कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो डाइजेस्ट हो गया. अब हमारी बॉडी को और फूड की नीड होगी आफ्टर 2 or 4 hours. So this all are chemical change, and we respire is also a chemical change. In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. अब हम कब बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है? जब भी किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज होता है, इट मीन्स उसमें एक केमिकल रिएक्शन अकर हुई है. एक केमिकल रिएक्शन के कारण ही किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to this question. अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सब्सटेंस में चेंज हुआ है तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या फिर उसमें कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या नहीं हुई है? इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं. Here is an activity. In this activity needs a teacher's assistance. This would be better if students wear eye protection. इसे आपको अकेले कभी भी परफॉर्म नहीं करना है, हमेशा टीचर के प्रेजेंस में ही परफॉर्म करना है और आई प्रोटेक्शन वेयर करके रखना है आपको, क्योंकि इसमें जो स्मोक निकलता है वो हमारी आइज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. Clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको क्लीन करना है. Next, hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash to form in a watch glass as shown in figure. इसमें फिगर में जैसे दिखाया है ऐसे आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको पकड़ के रखना है एक टंग की हेल्प से, फिर उसे आपको बर्न करना है बर्नर की हेल्प से.
और उसको जब हम बंद करेंगे तो फिर उसमें से H निकलेगी, उसे हमें कलेक्ट करना है। What do you observe? अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? Here burning of magnesium ribbon in air and collecting of magnesium oxide in a watch glass. अब यहाँ पर क्या हुआ है पता है? मैग्नीशियम रिबन में क्या था? ओनली मैग्नीशियम था। अब जब भी बर्निंग प्रोसेस होती है, बर्निंग प्रोसेस आपको पता है कब होती है? बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। आपने एक लास्ट क्लासेस में आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा या फिर हो सकता है अपने घर पे भी परफॉर्म किया होगा। जब हम एक कैंडल को बंद करके रखते हैं, बर्निंग कैंडल के ऊपर हम ग्लास रख देंगे तो क्या होगा? कैंडल बंद हो जाएगी। इट मीन्स उसके अंदर जब एयर नहीं होगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब क्या होगी? कैंडल बंद हो जाएगी, उसकी बर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और जब तक वो ओपन में है तब तक वो बर्निंग होती रहेगी। इट मीन्स बर्निंग प्रोसेस कब होती है? बर्निंग प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करेंगे तब हमें एक दूसरा सब्सटेंस मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन भी मिक्स है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गई है, अब क्या बन गया है? दिस इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। सो यू मस्ट हैव टू observe that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. Here is the next activity. Take lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution to this. What do you observe? अब आपको lead nitrate solution लेना है और उसमें potassium iodide solution mix करना है. Now observe it. Next activity is take a fusing granules in a conical flask and a test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Caution: handle the acid with care. Do you observe anything happening around the granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in this temperature? अब जब हमने फर्स्ट स्टेज में क्या देखा था कि मैग्नीशियम में केमिकल रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब हमने जब नेक्स्ट एक्टिविटीज़ देखी तब पता है क्या हुआ है? उस टाइम टेम्परेचर चेंज हुआ है। टेम्परेचर में चेंज होता है तब क्या होता है? उस टाइम पर एक केमिकल रिएक्शन अकर होती है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट और टेम्परेचर। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है? चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाएगा, या फिर चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस तरह से हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, बट केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं ये पता करने के लिए हमें इन पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज होगा उस टाइम पर क्या होगी? उसमें एक केमिकल रिएक्शन अकर होगी। कलर में चेंज होगा तब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी। गैस इवोल्यूट होगी तब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी और टेम्परेचर चेंज होगा तब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शन क्यों होती है? केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी सब्सटेंस में जब केमिकल चेंज होता है तब केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन जब होती है तब वो किसी एक फॉर्म में होती है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सो हियर इज एन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.1। मैग्नीशियम को जब हमने बंद किया था तब क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। सो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बंद किया तब वो किस में कन्वर्ट हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस description of a chemical reaction in a scientific form is quite long. It can be written in a shorter form. अब जो प्रोसेस हुई है वो पूरी प्रोसेस हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट हम उसे लिख नहीं सकते। हम इतना बड़ा एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते उसके लिए, तो हमें वो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, सिंपलेस्ट वे में लिखना होगा। सो द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो हम वर्ड्स को एक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन।
The word equation for the above reaction would be magnesium प्लस ऑक्सीजन। हमने क्या किया था, सबसे पहले मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम को हमने क्या किया था, बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हुए, तब क्या बना, वी फाउंड ए न्यू सब्सटेंस दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने इनिशियल स्टेट में क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था और ऑक्सीजन लिया था। सो दिस टू थिंग्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जब मिक्स होते हैं तब एक न्यू थिंग हमें फाइंड आउट होती है आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। सो जो हमें न्यू थिंग मिलती है दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। अब जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में वो क्या होते हैं, दैट आर रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स के सब्सटेंशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है दैट आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। A word equation shows the reactions are written in the left hand side and the plus sign between them। रिएक्टेंट्स को जब भी हम लिखते हैं तो उन्हें कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और उनके बीच में एक प्लस साइन पुट करते हैं, बीच में हम एरो लगाते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब हमने केमिकल इक्वेशन तो समझ लिया क्या होती है, अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। अभी तो हमने वर्ड्स में लिखा था, वर्ड्स को हमने इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज किया था, बट हम इसे और ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस का डायरेक्ट नेम ना लिखकर ओनली उसका सिंबल लिखेंगे। हियर इट इज़ गिवन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। हम इसे और ज़्यादा शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, यस वी कैन। सो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसिस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स के प्लेस पे फार्मूले का यूज़ करेंगे तो केमिकल रिएक्शन और ज़्यादा ईजी वे में लिखी जा सकती है। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। सो इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अब हमने मैग्नीशियम में क्या किया था, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन। मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन को मिक्स किया था तो हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। अब हम सबका फॉर्मूला लिखेंगे, मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 एंड द प्रोडक्ट वी गेन दैट इज Mg और दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या करना है, हमें काउंट करना है यहाँ पर कितने मैग्नीशियम है, हियर इज ओनली वन मैग्नीशियम एंड हियर आर 2 ऑक्सीजन्स, बट आउटपुट में हमें क्या मिला, 1 मैग्नीशियम एंड 1 ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन कहाँ चली गई, यू हैव नो आइडिया। एक ऑक्सीजन कहीं गई नहीं है, वो यहीं पर है, बट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। अब हम देखेंगे कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमें केमिकल इक्वेशन बनाना सीखे हैं, अब हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीज इन क्लास 9। क्लास 9th में आपने कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ लॉ पढ़ा था। उसमें क्या होता था कि एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो ना तो कभी ख़त्म होता है और ना ही कभी उसको बनाया जा सकता है, बस क्या होता है उसकी स्टेट में चेंज होता रहता है। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसका जो मास होता है उसे हम ना तो बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। इट मीन्स प्रोडक्ट में जितना मास है उतना ही मास रिएक्टेंट्स में होना चाहिए। जितने रिएक्टेंट्स ने केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट किया है उतने ही प्रोडक्ट में आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स दैट इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, सो वी हैव टू बैलेंस इट। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है क्या? नहीं है। सो लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंट। अब हम 1.3 एक्टिविटी में जो
केमिकल रिएक्शन है उसे देखते हैं, दैट इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें हमने 1.3 में क्या लिया था, जिंक लिया था और सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, दोनों को हमने मिक्स किया था तो क्या बना था, जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हम लिखेंगे Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। अब क्या हुआ, जिंक इधर जाकर सल्फ्यूरिक से मिल गया, सो इट हैज बिकम ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इधर रिलीज हो गई। अब जिंक SO4 ZnSO4, ये तो सेम है, H2 हियर इज ऑल्सो H2, सो ये इक्वेशन बैलेंस है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सो वी कैन अंडरस्टूड विद अ टेबल। जिंक के कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जिंक का ओनली 1 एटम प्रेजेंट है, और आउटपुट में रिएक्टेंट में भी जिंक का 1 एलिमेंट है और प्रोडक्ट में भी जिंक का 1 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज 1 एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो 1। सो दिस इज बैलेंस, जिंक बैलेंस्ड है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट थिंग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है कि नहीं। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, हियर आर 2 एटम्स। अब प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं, हियर आर ऑल्सो 2 एटम, here are 2 atoms, here are also 2 atoms, so hydrogen is also balanced। अब हम सल्फर के देखेंगे, सल्फर का रिएक्टेंट्स में ओनली 1 एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी ओनली 1 एटम प्रेजेंट है सल्फर का, सो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन के हियर आर 4 atoms and here is also 4 atoms, so oxygen is also balanced. It means this is a balanced equation as the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, so it is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation। अब हम दूसरी chemical equation को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। So see the next equation. Let us try to balance following chemical equation. Here is one more equation that is Fe plus H2O। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, Fe means आयरन, H2O means वाटर। जब आयरन रॉड वाटर में रखी होगी तब उस पर क्या होगा, उस पर जंग आ जाएगी, सो उस टाइम क्या बनता है, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स हैं हर एलिमेंट के। तो इससे हम स्टेप 1 में अलग अलग लिखेंगे, दैट इज Fe प्लस H2O दैट इज Fe3O4 प्लस H2। Fe में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स कितने हैं, Fe का ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट हियर एंड 3 एटम्स आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। हाइड्रोजन के लिए हम देखेंगे रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, और प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बट आयरन इज नॉट बैलेंस्ड। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में ओनली 1 एटम है, अब प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 एटम्स है, दिस इज नॉट बैलेंस। अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 by 1 बैलेंस करेंगे। 1 by 1 जब हम बैलेंस करेंगे, सो स्टेप 3 इज गिवन, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड। सिलेक्ट द एलिमेंट which has the maximum number of atoms. Using this criteria we select Fe3O4, the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms in the RHS and only 1 in LHS. To balance the oxygen atom, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एटम्स किस में हैं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एटम्स किस में हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा एटम है, देट आर 4 एटम्स। किस में है, प्रोडक्ट में 4 एटम्स हैं और रिएक्टेंट में कितना है, ओनली 1 एटम। अब हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में भी 4 एटम्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स है, यहाँ पर 1 है, तो हम इधर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। सो इनिशियल हाइड्रोजन इज 1, oxygen is 1 here in reactant and
4 हियर इन प्रोडक्ट। सो अब हमें रिएक्टेंट में भी 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, H2O में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। H2O में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस H2। नेक्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे, अब हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं है। अब हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम्स हो गए, 4 into 2 that are 8 atoms, here is only 2 atoms। अब हमें हाइड्रोजन के भी कितने एटम्स और चाहिए, इधर 8 है इधर 2 है, तो हमें यहाँ पर भी 8 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम H2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बिकम Fe प्लस 4H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस 4H2। स्टेप 5th इज, अब सब कुछ बैलेंस हो गया, क्या बचा है, सिर्फ आयरन बचा है। हियर इज 1 Fe एंड हियर आर 3 Fe। अब हम Fe में 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, इट विल बिकम 3 Fe। अब हम आयरन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट में, तो ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगी। फाइनली टू चेक द करेक्शन ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम काउंट करेंगे 3 Fe प्लस 4H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस 4H2, यहाँ पर इक्वल है। सो राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब ये बैलेंस इक्वेशन है, अब इक्वेशन को हम बैलेंस करना सीख गए। पहले हमने इक्वेशन बनाना सीखा, फिर हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि ये कौन से स्टेट में है। यहाँ पर वाटर है बट वाटर वेफर के फॉर्म में है या फिर आइस के फॉर्म में है या फिर वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ये हमें नहीं पता है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिजिकल स्टेट्स का सिंबल लिखना होता है। फिजिकल स्टेट्स का सिंबल हम जो भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट होगा उसके साथ ब्रैकेट में लिखते हैं स्टेट्स का। जैसे अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में है तो हम उसे क्या नोटिफाई करेंगे, G से नोटिफाई करेंगे। लिक्विड फॉर्म में है तो L से करेंगे। एक्वाटिक है सो AQ एंड सॉलिड है तो हमें इससे रिप्रेजेंट करेंगे। द बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम्स, तो ये जो हमने इक्वेशन अभी बैलेंस की थी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस टेंस टू Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O। अब हमने वाटर के साथ क्या लिया, सिंबल G ले लिया। G इट मीन्स गैसियस फॉर्म टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। हमने इसमें वाटर को कैसे यूज़ किया है, स्टीम के फॉर्म में यूज़ किया है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशंस अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जब तक हमें ज़रूरी नहीं होता तब तक हम फिजिकल स्टेट्स को नोटिफाई नहीं करेंगे, बट जब ज़रूरी होगा तभी हम फिजिकल स्टेट्स को नोटिफाई करेंगे। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट फॉर रिएक्शन आर इंडिकेट अबव एंड और बिलो द एरो। अब कभी कभी हमें किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम हम क्या करते हैं, उसे जो भी हम एरो बनाते हैं उस एरो के अपर साइड या फिर लोअर साइड में इंडिकेट करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, CH3OH लिक्विड फॉर्म में हमें फाइंड आउट होता है। इसके लिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नीड होती है। 6 CO2 एक्वाटिक प्लस 6 H2O लिक्विड व्हेन रिएक्ट टू सनलाइट देन बिकम क्लोरोफिल। ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपने पढ़ रखा है पहले फोटोसिंथेसिस में। दिस इज अ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। जब फोटोसिंथेसिस इक्वेशन होती है उस टाइम क्या होता है, ग्लूकोज जनरेट होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। यूजिंग दिस स्टेप्स यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। अब जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली इक्वेशन की थी वो आपको खुद से सॉल्व करना है। Okay, thank you. Have a nice day.